दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो रियलिटी भी है और जिसे अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं, ट्रेडर्स की सच्ची कहानी। तो उससे पहले कि तुम रिलैक्स होकर बैठो, एक छोटा सा काम कर दो। अगर तुम्हें सच में मजा आता है तो वीडियो को लाइक कर दो, और जब तुम्हें मेरी बात दिल से अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना। कमेंट करके ये भी जरूर बताओ कि तुम कहां से देख रहे हो और कौन सी ट्रेडिंग करते हो, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शंस ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग या फिर कोई और ट्रेडिंग। ये जानना हमेशा मजेदार लगता है कि दुनिया भर से कौन कौन हमारे साथ जुड़ा है। और अब चलो धीरे धीरे इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम राहुल है और मैं आज आपको अपनी एक अनोखी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। यह कहानी है उस गुप्त ट्रेडिंग कोड की जिसे जानने के बाद मैंने अपनी गरीबी से अमीरी तक का सफर तय किया है। मैं बिहार के एक छोटे से गांव चनौर का रहने वाला हूं और मेरे पिता एक छोटे किसान हैं। हमारे घर में हमेशा पैसों की तंगी रहती थी और मैं हमेशा सोचता था कि कैसे मैं अपने घर की हालत बदल सकूं। जब मैं कॉलेज में था तो मैंने अपने दोस्तों को शेयर मार्केट के बारे में बात करते सुना था। उन्होंने बताया कि कैसे लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगाकर करोड़पति बन जाते हैं। शुरुआत में मुझे लगता था कि यह सब जुआ है और यहाँ केवल अमीर लोग ही पैसा कमा सकते हैं, लेकिन मेरी सोच तब बदली जब मैंने अपने एक सीनियर को देखा जो रोज लैपटॉप पर कुछ चार्ट देखता रहता था और बहुत खुश नजर आता था। एक दिन मैंने उससे पूछा कि भैया, आप रोज यह क्या देखते रहते हैं? उसने मुझसे कहा कि राहुल, यह शेयर मार्केट का चार्ट है और मैं इसमें ट्रेडिंग करता हूँ। मैंने पूछा कि ट्रेडिंग क्या होती है, तो उसने समझाया कि यह एक तरीका है जिससे हम स्टॉक की कीमतों के ऊपर नीचे होने से पैसा कमा सकते हैं। उसने बताया कि अगर हमें लगता है कि किसी स्टॉक की कीमत बढ़ेगी तो हम उसे खरीदते हैं और जब कीमत बढ़ जाती है तो बेच देते हैं। इसी तरह अगर लगता है कि कीमत गिरेगी तो हम पहले बेचते हैं और बाद में सस्ता खरीदते हैं। मुझे यह बात बहुत दिलचस्प लगी और मैंने उससे कहा कि भैया, क्या आप मुझे भी यह सिखा सकते हैं? उसने कहा कि राहुल, यह इतना आसान नहीं है जितना लगता है। इसमें बहुत पढ़ाई और समझ की जरूरत होती है, लेकिन अगर तुम सच में सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें बेसिक बातें सिखा सकता हूँ। मैंने तुरंत हाँ कह दिया क्योंकि मैं अपनी गरीबी से निकलने का कोई भी तरीका आजमाना चाहता था। उसने मुझे सबसे पहले बताया कि शेयर मार्केट क्या होता है। उसने समझाया कि जब कोई कंपनी अपना बिजनेस बढ़ाना चाहती है तो वह लोगों से पैसा इकट्ठा करने के लिए अपने शेयर बेचती है। जब हम किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो हम उस कंपनी के छोटे हिस्सेदार बन जाते हैं। अगर कंपनी अच्छा काम करती है तो शेयर की कीमत बढ़ती है और हमें फायदा होता है। अगर कंपनी का बिजनेस खराब होता है तो शेयर की कीमत गिरती है और हमें नुकसान होता है। फिर उसने मुझे चार्ट के बारे में बताया। उसने कहा कि राहुल, ये चार्ट ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। इस चार्ट में हमें पता चल जाता है कि स्टॉक की कीमत कैसे ऊपर नीचे हो रही है। चार्ट में हरे और लाल कैंडल होते हैं। हरे कैंडल का मतलब है कि उस दिन या उस समय स्टॉक की कीमत बढ़ी है। लाल कैंडल का मतलब है कि कीमत गिरी है। हर कैंडल हमें 4 जानकारी देती है। पहली कि उस दिन स्टॉक की कीमत कितनी शुरू हुई थी, दूसरी कि सबसे ज्यादा कीमत क्या थी, तीसरी कि सबसे कम कीमत क्या थी, चौथी कि दिन का अंत कितनी कीमत पर हुआ। मैं बहुत ध्यान से सब कुछ सुन रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था। उसने मुझे बताया कि ट्रेडिंग में सबसे महत्वपूर्ण चीज है टाइमिंग। हमें सही समय पर स्टॉक खरीदना और बेचना होता है। अगर हमारी टाइमिंग गलत हो जाए तो हमें भारी नुकसान हो सकता है। इसके लिए हमें चार्ट पढ़ना सीखना होता है और पैटर्न को समझना होता है। उसने मुझसे कहा कि राहुल, सबसे पहले तुम डेमो अकाउंट बनाओ। डेमो अकाउंट में तुम्हें फेक पैसे मिलते हैं जिससे तुम बिना अपना असली पैसा गंवाए ट्रेडिंग सीख सकते हो। मैंने तुरंत अपने फोन में एक ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड किया और डेमो अकाउंट बना लिया। मुझे 2 लाख रुपए के फेक पैसे मिले जिससे मैं ट्रेडिंग की प्रैक्टिस कर सकता था। पहले दिन मैंने बिना कुछ सोचे समझे ही कुछ स्टॉक खरीदे। मैंने देखा कि रिलायंस का शेयर अच्छा लग रहा है तो मैंने 10,000 रुपए का रिलायंस खरीदा। टाटा स्टील भी अच्छा लग रहा था तो उसमें भी 5,000 लगाए। इसी तरह मैंने 10 अलग अलग स्टॉक में पैसा लगाया। शुरुआत में कुछ स्टॉक ऊपर गए और कुछ नीचे गए। दिन के अंत में मुझे 500 रुपए का फायदा हुआ था। मुझे लगा कि यह तो बहुत आसान है। अगर मैं डेमो में 500 कमा सकता हूं तो असली पैसे से भी कमा सकूंगा। मैं बहुत खुश था और सोच रहा था कि मैंने एक आसान तरीका खोज लिया है पैसा कमाने का। लेकिन दूसरे दिन मेरे सारे स्टॉक नीचे चले गए और मुझे 2,000 रुपए का नुकसान हुआ। तीसरे दिन और भी ज्यादा नुकसान हुआ। मैं परेशान हो गया और अपने सीनियर के पास गया। मैंने उसे बताया कि भैया, मैं तो सब गलत कर रहा हूँ। उसने मुझसे कहा कि राहुल, मैंने तुमसे कहा था कि यह आसान नहीं है। तुमने बिना कुछ सीखे ही ट्रेडिंग शुरू कर दी। पहले तुम्हें टेक्निकल एनालिसिस सीखनी होगी। तुम्हें समझना होगा कि चार्ट कैसे पढ़ते हैं और कब स्टॉक खरीदना चाहिए और कब बेचना चाहिए। उसने मुझे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बताना शुरू किया। उसने कहा कि राहुल, टेक्निकल एनालिसिस का मतलब है चार्ट का विश्लेषण करना। हमें चार्ट में अलग अलग पैटर्न दिखते हैं जो हमें बताते हैं कि आगे स्टॉक की कीमत क्या करने वाली है। सबसे बेसिक चीज है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट वह लेवल होता है जहां स्टॉक की कीमत बार बार आकर रुक जाती है और ऊपर जाने लगती है।
रेजिस्टेंस वह लेवल होता है जहां कीमत बार बार आकर नीचे गिरने लगती है। उसने मुझे चार्ट दिखाकर समझाया कि देखो, यहाँ रिलायंस का शेयर 2400 के लेवल पर बार बार आकर ऊपर जा रहा है, यह इसका सपोर्ट लेवल है। और यहाँ 2600 के लेवल पर बार बार आकर नीचे गिर रहा है, यह इसका रेजिस्टेंस लेवल है। अगर यह सपोर्ट लेवल टूट जाए तो कीमत और नीचे जा सकती है, अगर रेजिस्टेंस लेवल टूट जाए तो कीमत ऊपर जा सकती है। उस दिन के बाद मैं बहुत परेशान था क्योंकि मैंने अपने पिता के 5000 रुपए में से 200 रुपए गंवा दिए थे। मैं समझ गया था कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट देखकर पैसा कमाना नहीं है, बल्कि इसमें मन की शांति और धैर्य की बहुत जरूरत होती है। मैंने फैसला किया कि मैं अब कुछ दिन और डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करूंगा और तब तक असली पैसे से ट्रेड नहीं करूंगा। अगले दिन मैं कॉलेज गया तो मेरे सीनियर ने मुझसे पूछा कि राहुल कैसा चल रहा है ट्रेडिंग। मैंने उन्हें बताया कि भैया मैंने कल 200 रुपए गंवाए हैं। वे हंसने लगे और बोले कि राहुल यह तो शुरुआत है, अभी तो तुमने बहुत कम गंवाया है। मैंने देखा है कि लोग लाखों रुपए गंवा देते हैं क्योंकि वे अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख पाते। उन्होंने मुझसे कहा कि राहुल, आज मैं तुम्हें कुछ और महत्वपूर्ण चीजें सिखाता हूँ जो तुम्हारी ट्रेडिंग को बेहतर बना सकती हैं। सबसे पहले उन्होंने मुझे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में बताया। उन्होंने समझाया कि हर ट्रेड में तुम्हें पहले से तय करना होता है कि तुम कितना नुकसान उठाने को तैयार हो और कितना फायदा चाहते हो। उन्होंने कहा कि राहुल, मान लो तुमने 100 रुपए का एक स्टॉक खरीदा और तुमने स्टॉप लॉस 95 रुपए पर लगाया। इसका मतलब है कि तुम 5 रुपए का नुकसान उठाने को तैयार हो। अब अगर तुम्हारा टारगेट 110 रुपए है तो तुम्हें 10 रुपए का फायदा हो सकता है। यहाँ तुम्हारा रिस्क 5 रुपए है और रिवॉर्ड 10 रुपए है, तो तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हुआ 1:2। यह एक अच्छा रेशियो है। मैंने पूछा कि भैया, क्या हमेशा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 या इससे ज्यादा होना चाहिए? उन्होंने कहा कि हाँ राहुल, क्योंकि अगर तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है तो भले ही तुम्हारी आधी ट्रेड गलत हो जाए, फिर भी तुम पैसा कमा सकते हो। मान लो तुमने 10 ट्रेड किए और 5 में नुकसान हुआ, 5 में फायदा हुआ। अगर हर नुकसान में तुमने 5 रुपए गंवाए और हर फायदे में 10 रुपए कमाए तो तुम्हारा कुल नुकसान 25 रुपए और कुल फायदा 50 रुपए हुआ, यानी तुमने 25 रुपए का मुनाफा कमाया। यह बात मेरी समझ में आ गई और मुझे लगा कि यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अब तक मैं सिर्फ चार्ट देखकर ट्रेड करता था, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड के बारे में नहीं सोचता था। मेरे सीनियर ने आगे कहा कि राहुल, एक और चीज है जो बहुत जरूरी है, वो है पोजीशन साइजिंग। इसका मतलब है कि तुम अपनी कुल पूंजी का कितना हिस्सा एक ट्रेड में लगाते हो। उन्होंने समझाया कि राहुल, कभी भी अपनी कुल पूंजी का 5% से ज्यादा एक ट्रेड में मत लगाना। अगर तुम्हारे पास 10,000 रुपए हैं तो एक ट्रेड में सिर्फ 500 रुपए ही लगाना। इससे अगर तुम्हारी ट्रेड गलत भी हो जाए तो तुम्हारा ज्यादा नुकसान नहीं होगा और तुम अगली ट्रेड के लिए पैसे बचा सकोगे। मैंने महसूस किया कि मैं कल इसी गलती कर रहा था। मेरे पास कुल 5,000 रुपए थे और मैंने एक ही ट्रेड में 2,000 रुपए लगाए थे, यानी मैंने अपनी पूंजी का 40% एक ही ट्रेड में लगाया था, जो बहुत गलत था। अब मुझे समझ आया कि मैं क्यों इतना घबराया था, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया था। फिर उन्होंने मुझे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि राहुल, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा अपना मन है। जब तुम्हारी ट्रेड प्रॉफिट में होती है तो तुम जल्दी बेचना चाहते हो, डर से कि कहीं प्रॉफिट खत्म ना हो जाए, और जब ट्रेड लॉस में होती है तो तुम होल्ड करते रहते हो, उम्मीद में कि शायद वापस ऊपर आ जाए। यह बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि मैंने कल यही किया था। जब आईटीसी थोड़ा प्रॉफिट में था तो मैं बेचने को तैयार था, लेकिन जब लॉस में गया तो मैं होल्ड करता रहा। आखिर में घबरा कर बेच दिया और नुकसान उठाना पड़ा। मेरे सीनियर ने कहा कि राहुल, यह गलत है, तुम्हें प्रॉफिट को चलने देना चाहिए और लॉस को जल्दी काटना चाहिए। उन्होंने मुझे एक नया तरीका सिखाया जो था ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। उन्होंने समझाया कि जब तुम्हारी ट्रेड प्रॉफिट में जाने लगे तो तुम अपना स्टॉप लॉस ऊपर करते जाना। मान लो तुमने 100 रुपए में स्टॉक खरीदा और स्टॉप लॉस 95 पर लगाया। अब स्टॉक 105 पर पहुंच गया तो तुम स्टॉप लॉस को 100 पर कर दो। अगर स्टॉक 110 पर पहुंचे तो स्टॉप लॉस को 105 पर कर दो। इससे तुम्हारा प्रॉफिट प्रोटेक्ट रहेगा और स्टॉक और ऊपर जाने पर ज्यादा मुनाफा भी होगा। यह तकनीक मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इससे मैं अपने प्रॉफिट को बचा सकता था और साथ ही ज्यादा मुनाफा भी कमा सकता था। मैंने उनसे पूछा कि भैया, क्या कोई और तकनीक भी है? उन्होंने कहा कि हाँ राहुल, एक और तकनीक है जो है पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग। उन्होंने समझाया कि जब तुम्हारी ट्रेड अच्छे प्रॉफिट में हो तो तुम अपनी पोजीशन का आधा हिस्सा बेच दो और बाकी को चलने दो। मान लो तुमने 1,000 रुपए का स्टॉक खरीदा और वो 20% ऊपर गया तो तुम 500 रुपए का बेच दो। अब तुम्हारा इन्वेस्टमेंट वापस आ गया और बाकी 500 रुपए का स्टॉक फ्री में चल रहा है। अगर यह और ऊपर जाए तो तुम्हें और मुनाफा होगा, और अगर नीचे भी आए तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। इन सब चीजों को सीखने के बाद मैं फिर से डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करने लगा। अब मैं हर ट्रेड से पहले रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट करता था, पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखता था और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करता था। धीरे धीरे मेरे नतीजे बेहतर होने लगे। 2 हफ्ते बाद मैंने अपने डेमो अकाउंट में 2 लाख को 3 लाख बना दिया था।
मैं बहुत खुश था, लेकिन अब मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा था। मैंने सोचा कि 1 महीने और प्रैक्टिस करूंगा और फिर असली पैसे से ट्रेड करूंगा। लेकिन तभी एक अजीब घटना हुई जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। अगले दिन मैं बहुत उत्साह के साथ पार्क पहुंचा, क्योंकि रामनाथ अंकल ने मुझसे वादा किया था कि आज वे मुझे और भी गहरे राज सिखाएंगे। जब मैं पहुंचा तो देखा कि वे पहले से ही वहां बैठे हुए थे और अपने फोन में कुछ चार्ट देख रहे थे। मैंने उनसे नमस्कार किया और पूछा कि अंकल आज आप क्या सिखाने वाले हैं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि राहुल, आज मैं तुम्हें वो तकनीक बताऊंगा जिससे तुम असली में बड़े खिलाड़ियों के साथ चलकर पैसा कमा सकोगे। कल मैंने तुम्हें स्मार्ट मनी और मार्केट साइकिल के बारे में बताया था। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि इन सब चीजों का व्यावहारिक इस्तेमाल कैसे करते हैं। सबसे पहले उन्होंने मुझे वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि राहुल, वॉल्यूम ही वो चीज है जो हमें बताती है कि कौन सा पैसा मार्केट में आ रहा है या जा रहा है। जब कोई स्टॉक ऊपर जाता है लेकिन वॉल्यूम कम होता है तो ये कमजोर संकेत है, लेकिन जब स्टॉक ऊपर जाता है और वॉल्यूम भी बढ़ता है तो ये मजबूत संकेत है। उन्होंने समझाया कि जब स्टॉक नीचे गिरता है और वॉल्यूम भी बढ़ता है तो यह भी एक मजबूत संकेत है कि बेचने का दबाव है। लेकिन अगर स्टॉक नीचे गिरता है और वॉल्यूम कम है तो यह दिखाता है कि सिर्फ छोटे निवेशक बेच रहे हैं और बड़े निवेशक खरीदारी की तैयारी में हैं। फिर उन्होंने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट सिखाया जो था वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। उन्होंने बताया कि हर कैंडल में 3 चीजें होती हैं। पहली है वॉल्यूम, यानी कितने शेयर ट्रेड हुए। दूसरी है स्प्रेड, यानी हाई और लो के बीच का अंतर। तीसरी है क्लोजिंग, यानी कैंडल कहां पर बंद हुई। इन तीनों चीजों को मिलाकर हम समझ सकते हैं कि बड़े खिलाड़ी क्या कर रहे हैं। अगर हाई वॉल्यूम है, वाइड स्प्रेड है और कैंडल अपने हाई के पास बंद हुई है तो यह दिखाता है कि प्रोफेशनल खरीदारी कर रहे हैं। अगर हाई वॉल्यूम है, वाइड स्प्रेड है लेकिन कैंडल अपने लो के पास बंद हुई है तो यह दिखाता है कि प्रोफेशनल बेच रहे हैं। मैंने पूछा कि अंकल, ये सब तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल, शुरुआत में लगता है कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। मैं तुम्हें कुछ आसान पैटर्न बताता हूँ जिन्हें तुम आसानी से पहचान सकोगे। पहला पैटर्न है अप ट्रस्ट। यह तब होता है जब स्टॉक अपनी रेंज से ऊपर जाने की कोशिश करता है लेकिन हाई वॉल्यूम के बावजूद भी वापस नीचे आ जाता है। यह दिखाता है कि ऊपर सप्लाई है और बड़े खिलाड़ी बेच रहे हैं। दूसरा पैटर्न है टेस्टिंग। यह तब होता है जब स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल को टेस्ट करता है लेकिन कम वॉल्यूम पर। यह दिखाता है कि बेचने का प्रेशर कम है और स्टॉक ऊपर जा सकता है। तीसरा पैटर्न है बाइंग क्लाइमैक्स। यह तब होता है जब स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर जाता है हाई वॉल्यूम के साथ। यह दिखाता है कि छोटे निवेशक डर से खरीद रहे हैं और बड़े निवेशक उन्हें अपने शेयर बेच रहे हैं। चौथा पैटर्न है सेलिंग क्लाइमैक्स। यह तब होता है जब स्टॉक बहुत तेजी से नीचे गिरता है हाई वॉल्यूम के साथ। यह दिखाता है कि छोटे निवेशक डर से बेच रहे हैं और बड़े निवेशक खरीद रहे हैं। मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था और नोट्स बना रहा था। अंकल ने कहा कि राहुल, अब मैं तुम्हें एक लाइव एग्जाम्पल दिखाता हूँ। उन्होंने अपना फोन निकाला और रिलायंस का चार्ट खोला। उन्होंने दिखाया कि कैसे पिछले हफ्ते रिलायंस में सेलिंग क्लाइमैक्स हुआ था। उन्होंने बताया कि देखो, इस दिन रिलायंस बहुत तेजी से गिरा था और वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा था। यह सेलिंग क्लाइमैक्स था, जिसका मतलब था कि छोटे निवेशक डर में बेच रहे थे। उसके अगले दिन स्टॉक ने रिकवरी दिखाई और कम वॉल्यूम पर ऊपर आना शुरू हुआ। यह दिखाता था कि अब बड़े निवेशक खरीदारी कर रहे थे। मैंने पूछा कि अंकल, तो क्या हमें सेलिंग क्लाइमैक्स के बाद खरीदना चाहिए? उन्होंने कहा कि नहीं राहुल, तुरंत नहीं। पहले तुम्हें कंफर्मेशन का इंतजार करना चाहिए। सेलिंग क्लाइमैक्स के बाद स्टॉक कुछ दिन साइडवेज चल सकता है या थोड़ा और नीचे भी जा सकता है। जब तुम्हें लगे कि अब स्टॉक में स्ट्रेंथ आ रही है तब तुम एंटर करना। फिर उन्होंने मुझे एक और महत्वपूर्ण चीज सिखाई जो थी एफर्ट बनाम रिजल्ट। उन्होंने समझाया कि हमेशा देखना कि कितनी एफर्ट लग रही है स्टॉक को मूव करने में और कितना रिजल्ट मिल रहा है। अगर बहुत ज्यादा वॉल्यूम लग रहा है लेकिन स्टॉक ज्यादा नहीं हिल रहा तो यह दिखाता है कि रेजिस्टेंस है। अगर कम वॉल्यूम में ही स्टॉक बहुत ज्यादा हिल रहा है तो यह दिखाता है कि सपोर्ट है। अंकल ने आगे कहा कि राहुल, अब मैं तुम्हें कुछ इंडिकेटर्स के बारे में बताता हूँ जो तुम्हारी इस एनालिसिस में मदद कर सकते हैं। सबसे पहले है मनी फ्लो इंडेक्स। यह तुम्हें बताता है कि स्टॉक में पैसा आ रहा है या जा रहा है। अगर MFI ऊपर जा रहा है तो पैसा आ रहा है, अगर नीचे जा रहा है तो पैसा जा रहा है। दूसरा इंडिकेटर है एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। यह तुम्हें दिखाता है कि स्मार्ट मनी इकट्ठा कर रही है या बांट रही है। अगर ये D लाइन ऊपर जा रही है तो एक्यूमुलेशन हो रहा है, अगर नीचे जा रही है तो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तीसरा इंडिकेटर है ऑन बैलेंस वॉल्यूम। यह भी वॉल्यूम और प्राइस के रिलेशन को दिखाता है। मैंने पूछा कि अंकल, क्या मुझे सभी इंडिकेटर्स इस्तेमाल करने चाहिए? उन्होंने कहा कि नहीं राहुल, ज्यादा इंडिकेटर्स से कंफ्यूजन होती है। तुम सिर्फ 2-3 इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करो और उन्हें अच्छे से समझो। मैं तुम्हें सुझाव दूंगा कि तुम प्राइस एक्शन वॉल्यूम और MFI का इस्तेमाल करो। अब उन्होंने मुझे एक बहुत ही खास तकनीक सिखाई जो थी इंटरमार्केट एनालिसिस। उन्होंने बताया कि राहुल, अलग अलग मार्केट्स
एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगले दिन सुबह मैं बहुत उत्साह के साथ उठा क्योंकि आज मैं पहली बार रियल मनी के साथ ट्रेडिंग करने वाला था। मैंने अपने मोबाइल में ट्रेडिंग ऐप खोला और देखा कि मेरे अकाउंट में 4,800 रुपए थे। मैंने रामनाथ अंकल की सिखाई गई सभी बातों को याद किया और एक प्लान बनाया। मैंने तय किया कि मैं अपनी टोटल कैपिटल का केवल 2% यानी सिर्फ 96 रुपए एक ट्रेड में रिस्क करूंगा। इसका मतलब था कि मैं ज्यादा से ज्यादा 96 रुपए का नुकसान एक ट्रेड में उठा सकता था। मैंने अपना स्टॉप लॉस इसी हिसाब से प्लान किया। मार्केट खुलने से पहले मैंने पूरी तैयारी की। मैंने ग्लोबल मार्केट्स को देखा। अमेरिकन फ्यूचर्स पॉजिटिव थे, एशियन मार्केट्स भी अच्छे थे, क्रूड ऑयल स्थिर था, डॉलर इंडेक्स भी कोई बड़ी हलचल नहीं दिखा रहा था। निफ्टी के फ्यूचर्स भी पॉजिटिव गैप के साथ खुलने का संकेत दे रहे थे। मैंने सेक्टोरल इंडेक्स भी चेक किए। निफ्टी आईटी में स्ट्रेंथ दिख रही थी। निफ्टी बैंक भी अच्छा लग रहा था। निफ्टी ऑन्टो में भी कुछ पॉजिटिविटी थी। मैंने तय किया कि आज मैं इन 3 सेक्टर्स में से किसी अच्छे स्टॉक को चुनूंगा। मैंने 5 स्टॉक्स की लिस्ट बनाई जिन पर मैं नजर रखने वाला था। इन्फोसिस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक एंड टाटा मोटर्स। मैंने हर स्टॉक के चार्ट को एनालाइज किया और उनके सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल नोट किए। 9:15 पर मार्केट खुला। जैसा कि उम्मीद थी, निफ्टी गैप अप खुला। मैंने अपने 5 स्टॉक्स को देखा। इन्फोसिस अच्छे वॉल्यूम के साथ अपने रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा था। मैंने रामनाथ अंकल की सिखाई बात याद की कि कभी भी जल्दबाजी में ट्रेड नहीं करनी चाहिए। मैंने इंतजार किया और देखा कि क्या इन्फोसिस अपने रेजिस्टेंस को क्रॉस कर पाता है। 10 बजे तक मैंने केवल ऑब्जर्व किया। इन्फोसिस अपने रेजिस्टेंस लेवल पर संघर्ष कर रहा था लेकिन क्रॉस नहीं कर पा रहा था। वॉल्यूम भी कम होने लगा था। तभी मैंने एचडीएफसी बैंक में कुछ दिलचस्प देखा। स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल से अच्छे वॉल्यूम के साथ ऊपर आ रहा था। मैंने वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस किया। हाई वॉल्यूम था, वाइड स्प्रेड था और कैंडल अपने हाई के पास बंद हो रही थी। यह प्रोफेशनल बाइंग का संकेत था। मैंने मनी फ्लो इंडेक्स चेक किया। MA5 पॉजिटिव था और ऊपर जा रहा था। एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन भी ऊपर की तरफ थी। सभी संकेत पॉजिटिव थे। मैंने निफ्टी बैंक इंडेक्स भी देखा, वो भी स्ट्रेंथ दिखा रहा था। 10:30 पर एचडीएफसी बैंक ने अपने छोटे रेजिस्टेंस को अच्छे वॉल्यूम के साथ क्रॉस किया। मैंने तुरंत अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट किया। स्टॉक 1500 रुपए पर था। मेरा स्टॉप लॉस 1480 पर होगा यानी 20 रुपए का रिस्क। मेरा टारगेट 1540 पर होगा यानी 40 रुपए का रिवॉर्ड। यह एक कॉलम 2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था जो बहुत अच्छा था। मैंने अपनी पोजीशन साइज कैलकुलेट की। मैं मैक्सिमम 96 रुपए रिस्क कर सकता था। 20 रुपए के स्टॉप लॉस के हिसाब से मैं 4 से 5 शेयर खरीद सकता था। मैंने 4 शेयर खरीदने का फैसला किया। मैंने 4 शेयर 6000 रुपए में खरीदे। मेरा स्टॉप लॉस 1480 पर लगाया। मेरा टारगेट 1540 पर रखा। अब मुझे इंतजार करना था। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था क्योंकि यह मेरी पहली रियल मनी ट्रेड थी। पहले 10 मिनट में स्टॉक ऊपर नीचे होता रहा। मैं घबरा रहा था लेकिन मैंने अपने को शांत रखने की कोशिश की। मैंने रामनाथ अंकल की बात याद की कि धैर्य सबसे जरूरी चीज है। मैंने अपनी ब्रीदिंग पर फोकस किया और शांत रहने की कोशिश की। 11 बजे तक स्टॉक 1510 के आसपास था। अभी भी मेरे फेवर में था लेकिन टारगेट तक नहीं पहुंचा था। तभी मैंने देखा कि निफ्टी बैंक इंडेक्स में तेजी आ रही थी। SBI, आईसीआईसीआई बैंक सभी ऊपर जा रहे थे। यह अच्छा संकेत था। 11:15 पर एचडीएफसी बैंक ने अचानक तेजी दिखाई। अच्छे वॉल्यूम के साथ स्टॉक 1520 पार कर गया। मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि अब मेरी ट्रेड प्रॉफिट में थी। मैंने तुरंत अपना स्टॉप लॉस 1500 पर ट्रेल किया ताकि मेरा प्रॉफिट प्रोटेक्ट रहे। 11:30 पर स्टॉक 1535 पहुंच गया। अब मैं अपने टारगेट के बहुत करीब था। मैंने फैसला किया कि मैं अपने आधे शेयर बेच दूंगा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के लिए। मैंने 2 शेयर 1535 में बेचे और 70 रुपए का प्रॉफिट बुक किया। बाकी 2 शेयर मैंने चलने दिए। अब मेरा इन्वेस्टमेंट वापस आ गया था और 2 शेयर फ्री में चल रहे थे। मैंने बाकी 2 शेयर्स का स्टॉप लॉस 1520 पर कर दिया। अब चाहे जो भी हो मुझे कोई नुकसान नहीं था। 12 बजे तक स्टॉक 1540 के पास पहुंच गया। यह मेरा ओरिजिनल टारगेट था। मैंने फैसला किया कि मैं 1 शेयर और बेच दूंगा और 1 शेयर को और चलाऊंगा। मैंने 1 शेयर 1540 में बेचा। अब मेरे पास केवल 1 शेयर बचा था जो 1500 रुपए में खरीदा गया था। मैंने इसका स्टॉप लॉस 1530 पर कर दिया। अब तक मैंने कुल 110 रुपए का प्रॉफिट बुक कर लिया था। मैं बहुत खुश था क्योंकि मेरी पहली रियल मनी ट्रेड सफल रही थी। दोपहर 1 बजे तक स्टॉक 1550 तक पहुंच गया। मैंने अपना आखिरी शेयर भी बेच दिया। मेरा कुल प्रॉफिट 160 रुपए था। पहली ट्रेड में इतना अच्छा प्रॉफिट पाकर मैं बहुत उत्साहित था, लेकिन मैंने अपने को कंट्रोल किया और ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बना। शाम को मैं रामनाथ अंकल से मिला और उन्हें अपनी पहली सफल ट्रेड के बारे में बताया। उन्होंने मुझे बधाई दी, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी कि राहुल, एक सफल ट्रेड से ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो। मार्केट में हर दिन अलग होता है। आज जो तकनीक काम कर गई हो सकता है कल न करे। अगले दिन सुबह मैं बहुत जल्दी उठ गया क्योंकि रात भर मैं अपनी कामयाबी के बारे में सोचता रहा था।
मेरे पास अब 9,000 रुपए हो गए थे और मैं अपने आप को एक असली ट्रेडर महसूस कर रहा था। लेकिन रामनाथ अंकल हमेशा कहते थे कि राहुल, अभी तुमने सिर्फ शुरुआत की है, असली खेल अभी बाकी है। मैंने अपना मॉर्निंग रूटीन शुरू किया। सबसे पहले मैंने ग्लोबल मार्केट्स चेक की। अमेरिकन मार्केट्स मिक्स्ड क्लोज हुए थे, यूरोपियन फ्यूचर्स पॉजिटिव थे। एशियन मार्केट्स में जापान अच्छा था, लेकिन चाइना में कुछ कमजोरी दिख रही थी। क्रूड ऑयल थोड़ा ऊपर था, डॉलर इंडेक्स स्थिर था, गोल्ड में भी कोई बड़ी हलचल नहीं थी। भारतीय मार्केट के लिए सिग्नल्स न्यूट्रल से पॉजिटिव थे। आज कोई बड़ा इकोनॉमिक डेटा रिलीज नहीं होने वाला था, कोई बड़ी कॉर्पोरेट इवेंट भी नहीं थी, मतलब आज एक नॉर्मल ट्रेडिंग डे होने वाला था। मैंने अपनी सेक्टोरल एनालिसिस भी की। आईटी सेक्टर मजबूत लग रहा था, बैंकिंग सेक्टर मिक्स्ड था, ऑटो सेक्टर में कुछ रिकवरी के संकेत थे। मैंने अपनी वॉच लिस्ट तैयार की। आज मैं इन्फोसिस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और रिलायंस पर नजर रखने वाला था। हर स्टॉक के लिए मैंने अपने एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस लेवल्स नोट कर लिए। मार्केट खुलने से पहले मैंने अपना ट्रेडिंग प्लान भी बनाया। आज मैं मैक्सिमम 2 ट्रेड्स करूंगा। हर ट्रेड में मैं अपनी कैपिटल का 1.5% से ज्यादा रिस्क नहीं करूंगा। मेरा टारगेट था कि आज कम से कम 1% प्रॉफिट करना है। मार्केट 9:15 पर खुला। शुरुआत फ्लैट थी। निफ्टी अपने पिछले दिन के क्लोज के आसपास ही खुला। मैंने धैर्य रखा और पहले पूरे मार्केट को समझने की कोशिश की। मैंने देखा कि आईटी स्टॉक्स में कुछ स्ट्रेंथ दिख रही थी। इन्फोसिस और टीसीएस दोनों पॉजिटिव ओपन हुए थे। 10 बजे तक मैंने सिर्फ ऑब्जर्व किया। मैंने देखा कि इन्फोसिस अपने रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट कर रहा था। वॉल्यूम भी अच्छा था। टेक्निकली ये एक अच्छा सेटअप लग रहा था, लेकिन मैंने जल्दबाजी नहीं की और इंतजार किया कि कोई कंफर्मेशन मिले। 10:30 बजे इन्फोसिस ने अपने रेजिस्टेंस को अच्छे वॉल्यूम के साथ क्रॉस किया। मैंने तुरंत एक्शन लिया। स्टॉक 1440 रुपए पर था। मैंने अपना रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट किया। स्टॉप लॉस 1420 पर होगा, यानी 20 रुपए का रिस्क। टारगेट 1480 पर होगा, यानी 40 रुपए का रिवॉर्ड। रिस्क रिवॉर्ड एक कॉलम 2 था। मैं 1.5% रिस्क कर सकता था, यानी 135 रुपए। 20 रुपए के स्टॉप लॉस के हिसाब से मैं 6 से 7 शेयर खरीद सकता था। मैंने 6 शेयर खरीदे 1440 रुपए में। मेरा कुल इन्वेस्टमेंट 8,640 रुपए था। पहले 15 मिनट में स्टॉक 1450 तक गया। मैं खुश था कि मेरी ट्रेड सही दिशा में जा रही थी। मैंने अपना स्टॉप लॉस 1430 पर ट्रेल किया ताकि मुझे कम से कम ब्रेक इवन तो मिल जाए। 11 बजे तक स्टॉक 1460 के पास था। अभी भी मेरे टारगेट तक 20 रुपए की दूरी थी। मैंने धैर्य रखा और इंतजार किया। तभी मैंने देखा कि पूरा आईटी सेक्टर ऊपर जा रहा था। टीसीएस, विप्रो, एचसीएल सभी में तेजी थी। यह अच्छा संकेत था। 11:30 पर इन्फोसिस ने अचानक तेजी दिखाई। बड़े वॉल्यूम के साथ स्टॉक 1475 पार कर गया। अब मैं अपने टारगेट के बहुत करीब था। मैंने फैसला किया कि मैं 3 शेयर बेच दूंगा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के लिए। मैंने 3 शेयर 1475 में बेचे। मुझे 105 रुपए का प्रॉफिट हुआ। बाकी 3 शेयर मैंने चलने दिए और स्टॉप लॉस को 1460 पर कर दिया। अब मेरा कोई रिस्क नहीं था और प्रॉफिट भी प्रोटेक्ट था। 12 बजे तक स्टॉक 1480 पहुंच गया, जो मेरा ओरिजिनल टारगेट था। मैंने बाकी 2 शेयर भी बेच दिए और 1 शेयर को और चलाया। इससे मुझे और 80 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब मेरे पास सिर्फ 1 शेयर बचा था, जिसका स्टॉप लॉस 1470 पर था। दोपहर 1 बजे तक स्टॉक 1490 तक गया। मैंने अपना आखिरी शेयर भी बेच दिया। मेरा कुल प्रॉफिट 230 रुपए था, जो मेरी कैपिटल का लगभग 2.5% था। मैं बहुत खुश था क्योंकि मैंने अपना टारगेट अचीव कर लिया था। लेकिन दिन अभी खत्म नहीं हुआ था। दोपहर के बाद मैंने देखा कि बैंकिंग सेक्टर में भी कुछ हलचल हो रही थी। कुछ न्यूज आई थी कि आरबीआई बैंकों के लिए कुछ नॉर्म्स रिलैक्स करने की सोच रहा है। इससे बैंकिंग स्टॉक्स में पॉजिटिविटी आई। मैंने एचडीएफसी बैंक का चार्ट देखा। स्टॉक अपने इंट्राडे लो से ऊपर आ रहा था। वॉल्यूम भी बढ़ रहा था। तकनीकी रूप से यह एक अच्छा रिवर्सल सेटअप लग रहा था। मैंने फैसला किया कि मैं दूसरी ट्रेड करूंगा। एचडीएफसी बैंक 1510 रुपए पर था। मैंने अपना रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट किया। स्टॉप लॉस 1490 पर होगा, यानी 20 रुपए का रिस्क। टारगेट 1550 पर होगा, यानी 40 रुपए का रिवॉर्ड। यह भी एक कॉलम 2 का रेशियो था। मैंने 5 शेयर खरीदे 1510 रुपए में। मेरा कुल इन्वेस्टमेंट 7,550 रुपए था। अब मेरे पास कुल 15,500 रुपए एक्टिव पोजीशन में थे। यह मेरे अब तक के सबसे बड़े एक्सपोजर था। पहले 10 मिनट में स्टॉक 1520 तक गया। मैं खुश था कि यह ट्रेड भी सही दिशा में जा रही थी, लेकिन फिर अचानक स्टॉक नीचे गिरना शुरू हुआ। 1510 से वापस 1500 पर आ गया, फिर 1495 पर। मैं थोड़ा चिंतित हुआ, लेकिन अपने स्टॉप लॉस पर टिका रहा। स्टॉक 1495 से 1490 के बीच घूमता रहा। यह मेरे स्टॉप लॉस के बहुत करीब था। मैं नर्वस हो रहा था, लेकिन अपना धैर्य बनाए रखा।